नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका होस्ट एंड दोस्त विकास कुमार आपके साथ जुड़ चुका है करंट अफेयर शीट क्लास में, जो कि आपके लिए डेली सेशन लेकर आ रहा हूं मैं श्री जी क्लासेज कोटा में। हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लेकर बैठ जाइए अपनी नोटबुक और नोट करने बैठ जाइए। साथ में रख लीजिए आपका इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप, जो कि आपको दिन भर की खबरों के साथ में जोड़ूंगा मैप के साथ, और राज्यों के मैप के आपके साथ में करूँगा बात। और दोस्तों, आपको पता है कि मैपिंग का मैं आपके साथ डेली शेयर करता रहा हूँ। डेज का जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं डेली शेयर करता रहा हूँ। इससे क्या है, आपकी नॉलेज थोड़ी सी प्रोग्रेस में जाए, मेहनत आपकी रंग लाए और माता पिता का आपका सपना पूरा हो। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे हम आज की मोटिवेशनल लाइन, जो कि आपको बनाएगी ऊर्जावान। आज की मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बनाए रहेगा। दोस्तों, बात इतनी सी है कि मेहनत करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आप संघर्ष करोगे, उतनी अच्छी आपको सफलता मिलने वाली है। और आपके जो कॉम्पिटिटर है, आपके जो एग्ज़ाम में आपके प्रतिस्पर्धा बने हुए हैं, उनके आगे आप तभी निकल पाओगे जब आप उनसे ज़्यादा मेहनत करोगे, उनसे ज़्यादा टाइम अपनी किताबों को दोगे, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहोगे, साहस के साथ जुटे रहोगे, तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर ले जाओगे। और दोस्तों, आपको पता है जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। ख्वाहिश भले छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल क्या होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए। चलते हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट और करने वाले हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है सभी चीज़ों के लिए करंट अफेयर्स बाय विकास सर, जो कि मेरे साथ आप जुड़े रहो। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सभी दोस्तों को इनवाइट कर लीजिएगा, सबको उम्मीद सभी को आप बोल दीजिएगा कि विकास सर ऑनलाइन आ चुके हैं। आप जाकर शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। आज का पहला जो कि आपसे जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, और बात करेंगे हम कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट से, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनता ही दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे मजबूत घरेलू सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग, कौन सा दोस्तों, ये है सीमॉर्ग कंप्यूटर, जो कि क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है सीमॉर्ग, ये लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने, ईरान ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों, ईरान ने। कौन सा कंप्यूटर, सीमॉर्ग जो एक सुपर कंप्यूटर है, ये लॉन्च किया है दोस्तों ईरान ने। अब ईरान ने जो कंप्यूटर लॉन्च कर दिया, इसकी तो बात हो गई इस आंसर की, और हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था, भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला जो कंप्यूटर था, भारत के द्वारा बनाया गया पहला जो कंप्यूटर दोस्तों, वो कंप्यूटर कौन सा था, वो था दोस्तों सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर था भारत का, सिद्धार्थ। और भारत की हम बात करते हैं तो भारत का जो कंप्यूटर है कौन सा दोस्तों, परम सिद्धि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कौन सा कंप्यूटर, परम सिद्धि जो कंप्यूटर है दोस्तों भारत का, परम सिद्धि AI, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये एक सुपर कंप्यूटर है भारत का। ठीक है दोस्तों, ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, जिससे इंडिया के जो वर्ल्ड के टॉप 500 जो थे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उनमें कौन सी रैंक मिली है इसे, 63वीं इसको रैंक प्राप्त है। किसको, परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को, जो कि कहाँ का है, भारत का है। आगे हम बात करेंगे और बात करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर की। और कंप्यूटर की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंप्यूटर, आपको पता होगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, द सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर नेम आफ्टर अ मैथिकल प्रिसिशन बर्ड। ठीक है, इस नाम पर ये रखा गया है, जो कि एक पारसी पक्षी है। कौन सा, सीमॉर्ग जो नाम रखा गया है वो किसके आधारित रखा गया है, एक पारसी पक्षी के नाम पर यह आधारित रखा गया है। कौन सा नाम, सीमॉर्ग कंप्यूटर नाम जो सुपर कंप्यूटर है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात कर रहे हैं, और डेवलप्ड बाय ईरानियन
जो ईरान के द्वारा ये डेवलप किया गया है। बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ चल रही है? कंप्यूटर की चल रही है दोस्तों 5 पीढ़ियाँ। कौन कौन सी? प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, 5 पीढ़ी कंप्यूटर की चली हुई है। बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी में दोस्तों, तो पहले जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, पहली पीढ़ी में कौन सा इस्तेमाल किया गया है, सेकंड पीढ़ी में कौन सा इस्तेमाल किया गया है, ये आपसे हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी कोई एग्जाम होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की, तो प्रथम पीढ़ी को माना जाता है 1942 से 1955 तक। सेकंड पीढ़ी को माना जाता है 1955 से 1900 लगभग 64-65 तक। 1964 से इसको माना जाता है 1975 तक। और चौथी जो पीढ़ी है 1975 से 1989 तक, और इसको माना जाता है 1989 से वर्तमान तक। ये वर्तमान में, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ किया जा रहा है। और 1942-1955 की बात करते हैं तो ये प्रथम पीढ़ी थी। और इस प्रथम पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी में यूज किया गया था दोस्तों किसका? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया था। जो सेकंड पीढ़ी थी, उस सेकंड पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 100% एग्जाम में। तो सेकंड पीढ़ी में यूज किया गया था दोस्तों ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का सेकंड पीढ़ी में यूज किया गया था। थर्ड पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है उसका यूज किया गया था थर्ड पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? VLSI का। किसका यूज किया गया था दोस्तों? VLSI का। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी जो पीढ़ी थी इसमें यूज किया गया था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कंप्यूटर की दोस्तों 5 पीढ़ियाँ हैं जो कि मैंने आपको बताई। इनमें क्या क्या यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में VLSI और पांचवी में यूज किया गया था ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की। ये मैंने बात कर ली। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और अभी हाल में जो कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, किसका नाम था? सिमोर्ग, जो एक पारसी पक्षी के नाम पर बेस्ड था। ये लॉन्च किया है सुपर कंप्यूटर, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और जो भारत का जो कंप्यूटर था, कौन सा? परम सिद्धि AI, जो इंटेलिजेंस जिसकी 63 रैंक आई है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में से। तो ये कौन सा था? भारत का था। और भारत के द्वारा बनाया हुआ जो कंप्यूटर था दोस्तों, वो कंप्यूटर कौन सा था? वो था पहला कंप्यूटर था दोस्तों सिद्धार्थ, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा सभी पॉइंटों को। आने वाले जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कंप्यूटर का, यदि आपका ट्यूशन आता है तो। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में, और आगे बात करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं हम किसकी? ईरान की। और ईरान ने अभी हाल में भारत को फर्जान बी गैस फील्ड में से बाहर निकाल दिया है। किसने? ईरान ने हाल ही में किसको? भारत को फर्जान बी गैस फील्ड में से बाहर निकाल दिया है। ये रहा दोस्तों ईरान आपको दिखाई दे रहा होगा। ईरान का ये रहा तेहरान, है ना। और बात करेंगे, ये रहा दोस्तों वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये वर्ल्ड मैप है। और इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर तो इंडिया है, और इंडिया की यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, और यहाँ पर है ईरान, और यहाँ पर है दोस्तों ये रहा ईरान का सिंगल मैप, और ईरान का ये तेहरान है। आगे हम चलते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है जिसको बनाया गया है। ठीक है, इसकी हमने बात कर ली, जो पारसी पक्षी के नाम पर आधारित है। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहाँ के CM बन गए हैं, कुछ CMओं ने शपथ ले ली है। और अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल में केरल के जो CM बने हैं, वो केरल के CM कौन बने हैं? तो केरल के CM बन रहे हैं पिनराई विजयन। कौन बने हैं दोस्तों? केरल के CM बने हैं पिनराई विजयन केरल के CM बन चुके हैं। और आपको पता है कि केरल के CM बन गए पिनराई विजयन। तो यहाँ इनको शपथ किसने दिलाई है? तो यहाँ के जो राज्यपाल है कौन? यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आरिफ
मोहम्मद, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है, जो यहाँ के क्या है गवर्नर है, कहाँ के, केरल के। ठीक है, केरल की राजधानी आपको पता होगी सही, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और केरल के सीएम कौन बन गए, पिनराई विजयन, जिनको आरिफ मोहम्मद साहब जो वहाँ के राज्यपाल है, इन्होंने शपथ दिलाई है। बात करते हैं पांचों राज्यों की, तो अभी हाल ही में पांचों राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, इसके बाद में हम बात करेंगे जिसकी पुडुचेरी, और दूसरा जो चौथे नंबर का है, पाँचवें नंबर का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा राज्य कौन सा था, वो था ममता दीदी वाला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की सीएम तो कौन बनी है, ये बनी है पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है दोस्तों, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम हो गए। पौंडुचेरी के कौन हो गए, एन रंगास्वामी। ठीक है, तमिलनाडु के कौन हो गए, एम के स्टालिन। और बात करते हैं हम असम की, तो हम असम के कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये पांचों राज्यों के मैंने आपको क्या बता दिए, सीएम बता दिए। केरल की हमने बात कर ली, केरल के सीएम बन गए पिनराई विजयन, जो कि दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। केरल के पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु के एम के स्टालिन, पौंडुचेरी के एन रंगास्वामी, और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। हाल में पश्चिम बंगाल के द्वारा जारी किया गया है, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। और कैबिनेट में मंजूरी किसकी मिली दोस्तों, तो कैबिनेट में मंजूरी मिली है विधान परिषद की। विधान परिषद और विधानसभा की जो मैंने बात की थी, आर्टिकल 169 के तहत इनको रखा गया है संविधान के भाग में, और इसकी मैंने आपसे डिटेल कर ली थी लास्ट सेशन में। हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करेंगे केरल की। और केरल के बारे में मैं बता दूं तो ये है आरिफ मोहम्मद साहब, जो कि राज्यपाल है, और ये रहे दोस्तों पिनराई विजयन, जिन्होंने अभी हाल ही में लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे हम बात करेंगे केरल की, तो ये रहा दोस्तों केरल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करने वाले हैं। तो केरल डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु इधर आ गया। और केरल की राजधानी ये रही तिरुवनंतपुरम। ये केरल का सिंगल मैप है, और इंडिया के मैप में जो केरल की स्थिति दिखते हैं केरला की, तो ये रहा दोस्तों केरला। ये है दोस्तों यहाँ पर केरला, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक इसकी सीमा पर लगे हुए हैं। और इधर है कौन सा दोस्तों, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, ये अरेबियन सागर, ये बे ऑफ बंगाल। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो, और अभी तक दोस्तों को इनवाइट नहीं किया है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में जाकर सभी ग्रुप्स में धमाकेदार शेयर कर दीजिए, और बुला लीजिए कि विकास सर का करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अच्छी खबरें देखने को मिल रही है, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में फायदेमंद होने वाली है हमारे लिए। तो दोस्तों देरी नहीं कीजिएगा, आगे चलते हैं, बात करेंगे। हमने बात कर ली केरल के बारे में, और बात करते हैं तो हम बात करेंगे तीसरे नंबर की क्वेश्चन की। और तीसरा नंबर का जो आज का क्वेश्चन है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। और प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात, कौन सा दोस्तों, ताऊते, कौन सा, ताऊते जो है, ताऊ जी, ये इनको बोला जाएगा डायरेक्ट ताऊ जी। ताऊते चक्रवात आया है, कहाँ से आया है दोस्तों, तो ये आया है अरब सागर से। कहाँ से आया है, अरब सागर से। कौन सा, ताऊते, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा से टकराया है। यह गुजरात और राजस्थान की सीमा से टकराया है। प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है, तो मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा गुजरात के लिए अभी हाल ही में सहायता राशि प्रदान की गई है। और ये सहायता राशि उनके लिए की गई है दोस्तों, जो कि ताऊते चक्रवात आने के कारण जिनके घर नष्ट हो गए हैं, और जिनके कुछ व्यक्ति या सदस्य उनके घर में से मर गए हैं, और जिनको अभी घायल हुए हैं, उनके लिए ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस वित्तीय राशि के तहत। तो अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा कितने राशि, 1000 करोड़, कितने दोस्तों, 1000 करोड़, जो ताऊते की वजह से प्रभावित इलाकों में ये राशि दी जाएगी। और इस राशि में से 2-2 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे दोस्तों, जिनके घर में से क्या हो गई, मृत्यु हो गई किसी सदस्य की। और बात करते हैं, इसमें से दिया जाएगा 50,000 उन लोगों को दिया जाएगा जो घायल हो चुके हैं।
घायल हो चुके हैं, इनको दिया जाएगा 50,000 रुपये। और 2-2 लाख रुपए किनको दिए जाएंगे, जो आदमी इस ताउते तूफान की वजह से मर गए। और ताउते तूफान की हमने बात की थी, तो ताउते तूफान जो आया है, इस ताउते तूफान का नाम किसके द्वारा रखा गया है, तो ये नाम रखा गया है दोस्तों बर्मा। ये बर्मा कौन है, मतलब म्यांमार के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ से आया है, तो ये आया है दोस्तों अरब सागर से, अरब सागर से। और तावते का मतलब मैंने आपको बताया था, बोलने वाली छिपकली, जिसका नाम था जेस्को। क्या नाम था दोस्तों, जेस्को। और ये बोलने वाली, ज़्यादा बोलने वाली, जो बोलने वाली है क्या है, छिपकली, इसी के नाम पर यह रखा गया है। और अभी हाल ही में भारत के इलाकों की में घोषणा की गई है कि लगभग 22 से 25 मई तक, जो 22 से 25 मई तक जो है एस चक्रवात आने की संभावना रही है। एस चक्रवात कहाँ से आएगा, ये आएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से आएगा, बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवात आएगा। तो ये कहाँ पर टकराएगा, तो ये टकराएगा दोस्तों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर। 22 से 25 मई तक ये चक्रवात आएगा, जिसका नाम रहेगा दोस्तों एस। और ये एस नाम किसने दिया, ये एस नाम दिया दोस्तों, किसने, एस नाम दिया ओमान ने। किसने दिया दोस्तों, और ओमान ने। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निराशा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब निराशा। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण, इधर ताउते चक्रवात के कारण, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैग बीमारी के कारण, मतलब बहुत सारी प्रकृति का IPL जो एक नज़ारा बना हुआ है, उसके कारण चारों तरफ विश्व में क्या हुई है, निराशा ही निराशा छाई हुई है। तो इस कारण इसका नाम दिया गया ओमान के द्वारा, और नाम दिया जिसका मतलब होता है निराशा। और ये कहाँ से आएगा, बंगाल की खाड़ी से। ताउते चक्रवात की मैंने आपको डिटेल से बात कर ली, जिसमें मोदी जी के द्वारा 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पुनर्वास कार्य के लिए और राहत प्रदान करने के कारण। आगे चलते हैं और बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जो ताउते चक्रवात के कारण जो घटनाएं हुई, ये देखो कैसे टकराया था दोस्तों, कैसा नुकसान हुआ। ये चारों आपको डायग्राम है, ये गुजरात के तटों से टकराया था और कैसे इसने नुकसान किया है, भयंकर वाला। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात की बात करने से पहले ये ताउते तूफान था, तो ताउते तूफान आया था, वो डायरेक्ट इधर टकराया था। ये गुजरात, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको गुजरात, एक सेकेंड, ये गुजरात, ये ताउते तूफान की दिशा है। ये गुजरात आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा, ये यहाँ पे रहा दोस्तों राजस्थान, जो को अच्छी तरह मैंने आपको समझाया। और ये इसकी स्पीड कितनी थी, लगभग इसकी स्पीड थी 175 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड थी। आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं इसी में। तो ये दोस्तों पर्सनल डिटेल लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो आपको अच्छी तरह पता होगी। जिन भी दोस्तों को पता नहीं है वो थोड़ा सा जानकारी लेकर इसको देख लीजिएगा। ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनका नाम है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनका जन्म हुआ था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950। कब हुआ था, 17 सितंबर 1950 को। और इनकी लगभग आयु हो गई है 70 साल। कितनी हो गई इनको, 70 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी में, तो इनकी माता का नाम आपको पता होगा, हीराबेन मोदी इनकी माता का नाम है। और इनकी पत्नी का नाम आपको पता होगा, तो इनकी पत्नी का नाम था जसोदाबेन मोदी, जसोदाबेन इनकी पत्नी का नाम था। कि आपको पर्सनल डिटेल्स मैंने बता दी मोदी जी के बारे में। और पिताजी का नाम इनका था दामोदर दास मूलचंद मोदी। क्या नाम था, दामोदर दास मूलचंद मोदी, इनके पिताजी का ये नाम था। माताजी का नाम हीराबेन जसोदाबेन, इनकी पत्नी, जन्म इनका 17 सितंबर 1950 को, आयु इनकी 70 साल की। बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और वर्तमान में भारत की ये प्रधानमंत्री है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा और पढ़ाई में आपको मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपके दोस्तों को इनवाइट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी जगह। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम बात करने वाले हैं, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। अब भाई सब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हाल ही में देश का
किस देश ने महासागर की, किसके अब निगरानी कौन करेगा, महासागरों की भी ये निगरानी करेगा। और जिसको निगरानी करने के लिए एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि पृथ्वी की कक्षा में भेजी गई है। तो ये और कोई नहीं हो सकता, ये दोस्तों हो गया चीन, चमगादड़ देश वाला, चमगादड़ खाने वाला देश कौन है, चीन। और इसने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि महासागरों की क्या करेगी, निगरानी करने वाली है। अब आपको पता है दोस्तों चीन के बारे में तो सब कुछ आपको पता है। तो चीन की राजधानी आपको पता है कहाँ पर है, चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और बात करते हैं चीन की, तो अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, कौन सा मार्स मिशन लॉन्च किया गया था, तियान-1, क्या नाम था उसका, तियानवेन-1 मिशन जो लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था दोस्तों, मंगल मिशन था। ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, चीन के द्वारा, जो कि इसका पहला मंगल मिशन था। और अमेरिका के बाद में दूसरा जो मंगल मिशन भेजने वाला दूसरा ये देश बन गया है। और इसमें इसने यूज़ किया था जुरांग रोवर को, किसको यूज किया था, इसमें जुरांग रोवर इसके द्वारा यूज किया गया था। और आपको पता है इसका जो अभी हाल में एक 5B जो रॉकेट मिसाइल थी वो अभी हाल ही में हिंद महासागर में मालदीव के पास में अनकंट्रोल होकर गिर चुकी है, किसकी, चीन की। और चीन के कारनामों को तो आपको अच्छी तरह पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बात की है दोस्तों। तो पिछली क्लास में मैंने बात की थी आपके सामने, वो बात की थी चीन ने अभी हाल ही में बताया है और कहा है, किससे कहा है दोस्तों, नेपाल से कहा है। चीन ने नेपाल से कहा है भैया जो माउंट एवरेस्ट की जो सीमा है उस पर क्या कर दो, आप बॉर्डर खींच दो। किस पर, माउंट एवरेस्ट की जो सीमा थी इस पर आप क्या कर दो, बॉर्डर खींच दो। किसने कहा, ये चीन के द्वारा कहा गया। और क्यों कहा गया था, तो इसलिए कहा गया था दोस्तों कि चीन के द्वारा कहना था कि कोरोना महामारी का दौर चला हुआ है और हमारे जो पर्वतारोही आते हैं, आपके भी पर्वतारोही आएंगे, वो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो पर्वतारोही आएंगे उनको क्या हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा। तो इस कारण चीन ने बोला है कि भैया हमारी तो बॉर्डर आप लाइन खींच दो। किसको बोला है, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की आपको ऊंचाई पता होगी 8,848 मीटर। बात करते हैं पूरी की तो 8,848.86 लगभग इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये थी चीन की बात और चीन के द्वारा भेजे गए मिशनों की बात, जिसमें कौन सा रोवर यूज किया गया था, तो जुरांग रोवर इसके द्वारा यूज किया गया था। चीन की देख लेते हैं दोस्तों, तो चीन की जो सीमा है वो भारत को टच की हुई है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे विश्व के महाद्वीप आपको नज़र आ रहे होंगे। और विश्व के 7 महाद्वीप आपको नज़र आएंगे, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका। और ये है हमारा भारत। और इस भारत की सीमा पर यहाँ पर ये दोस्तों सटा हुआ है चाइना। ये चाइना की सीमा है, ये चाइना की सीमा है। इधर भी आप देख लो, ये रहा एशिया महाद्वीप में स्थित चाइना। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे इसी के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने सैटेलाइट लॉन्च किया है जो समुद्र और महासागरों की क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, मॉनिटरिंग करेगा और इससे भविष्य में आने वाली समुद्री जो आपदाएं होगी उसके बारे में पहले से चेतावनी मिल जाएगी। किसको, चीन को। और पिछले सप्ताह चीन का रोवर मार्स पर पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस, क्या नाम है दोस्तों, न्यूज शोकेस। और न्यूज शोकेस किसने किया है, ये किया है दोस्तों 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझे के द्वारा। न्यूज शोकेस, क्या नाम है इसका, न्यूज शोकेस। ये क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया है, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो न्यूज शोकेस है क्या, तो ये दोस्तों न्यूज शोकेस है जो मीडिया है, न्यूज मीडिया, इनमें क्या करना, इनको बेहतरीन बनाना, इनमें गुणवत्ता लाना, ये काम है इसका न्यूज शोकेस का। इंडिया मीडिया, आपको इंडियन न्यूज मीडिया आपने देखी होगी कैसे डांस करती हुई रहती है, कैसे चिल्लाती हुई रहती है, आपको अच्छी तरह पता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो स्वतंत्रता
जो रैंक है उसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों, आपको पता है 142वां नंबर का रैंक है। किसका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो रैंक है। और ये बात करते हैं न्यूज शोकेस की, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है और गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो ये बात करेंगे ये कुछ पब्लिशर्स जो कि 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के द्वारा साझेदारी करते हुए ये लॉन्च किया गया है। और गूगल की हम बात करते हैं तो गूगल की जो स्थापना की थी, किसने की थी, गूगल की स्थापना की थी दोस्तों, किसने, सर्गी ब्रेन ने और लैरी पेज ने। किसने, लैरी पेज ने। किसके, ये गूगल की स्थापना इन्होंने की थी। और गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचई गूगल के वर्तमान के सीईओ है। और ये क्यों किया गया है लॉन्च, ये क्यों किया है, ये किया गया है दोस्तों भारत में। और भारत में जो भारतीय जो मीडिया है इनकी गुणवत्ता को इनको अच्छी तरह से प्रदर्शित करना है और उनमें गुणवत्ता और सर्वश्रेष्ठ इनको बनाना है। तो ये इसका हो गया आंसर भारत। आगे चलते हैं और बात करते हैं, तो ये मीडिया था। और आगे हम बात करते हैं गूगल की, और गूगल की हम बात करते हैं और गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल की हम बात करते हैं तो जो ये बना था गूगल 1998 से, 1998 में बना था। कब, 4 सितंबर 1998 को ये बना था, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो इसके फाउंडर कौन थे, लैरी पेज और सेर्गी ब्रेन। मैंने आपको बताया लैरी पेज और सर्गी ब्रेन, ये इसके क्या थे, फाउंडर थे। और बात करते हैं इसके जो वर्तमान में सीईओ है, वो सीईओ कौन है दोस्तों, सुंदर पिचई है। ये है दोस्तों भारतीय मूल के सुंदर पिचई, ये सुंदरन पिचई जो कि भारत के मूल के है। एक सेकेंड, ये दोस्तों सुंदर पिचई जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है गूगल के सीईओ। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया हुआ है। और इनकी बात करते हैं, इनका जन्म जो 10 जून 1972 को इनका जन्म हुआ था। और आगे हम बात करते हैं इनकी, तो इनकी बात करते हैं ये सीईओ ऑफ अल्फाबेट एंड गूगल के। ये बात हो गई है दोस्तों किसकी, गूगल की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया का मैप, और ये दिखाई दे रहा है आपको वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में ये रहा दोस्तों इंडिया की स्थिति, और ये रहा इंडिया के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसके द्वारा कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की गई है, तो अभी हाल ही में ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए दोस्तों अभी हाल ही में कोविशील्ड को ये मंजूरी दे दी है। और इसके तहत कोविशील्ड को इसे मंजूरी दे दी है, और जिसके तहत दोस्तों क्या होगा कि घर पर ही आप अपने जो कोविड-19 महामारी है इसकी टेस्टिंग कर सकते हो और कोरोना की जांच का आप पता लगा सकते हो। अब ये पता कैसे लगाएंगे, तो पता लगाएंगे दोस्तों सबसे पहले तो हम जाएंगे दुकान पर। ये इस कंपनी ने दावा किया था, ये लॉन्च किया है माईलैब कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा, माईलैब कंपनी के द्वारा, जो एक लेबोरेटरीज है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये कंपनी कहाँ की है, तो यह है दोस्तों पुणे की कंपनी। माईलैब कंपनी के द्वारा कोविशील्ड जो है इसको मंजूरी दे दी ICMR ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने। और बोला गया है कि 1 महीने के अंदर भारत के सभी जो मेडिकल स्टोर है इनमें ये कोविड टेस्टिंग जो किट है ये उपलब्ध करा दी जाएगी। अब इस किट में होगा क्या, तो दोस्तों जैसे प्रेगनेंसी के लिए जो टेस्ट किट आती है वैसी ये प्रेगनेंसी के लिए जो टेस्ट किट आती है वैसे ही रहेगी। ये कौन सी किट, जो कोविशील्ड टेस्ट किट है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, तो ये होगा इसकी बारे में मैं थोड़ी सी आगे चर्चा करता हूँ स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड में ये
टेस्ट कर देगी, ये कर देगी दोस्तों 15 से 20 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि आप कोविड-19 की महामारी से ग्रसित हो या नहीं हो। जैसे कि आज जिसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है, इसका फ़ायदा मिलने वाला है कि जैसे आप किसी आपको है ना कोई भय है, आप चले गए हॉस्पिटल में और आप जैसे कोई वैक्सीन लगाने जा रहे हो और आपको खांसी वगैरह चलने लग गई, तो आपको भय हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मुझे कोरोना नहीं हो गया। तो आप क्या करोगे कि इस टेस्ट किट को लेकर आओगे और इसकी मात्र रेट रहेगी दोस्तों, कंपनी के द्वारा बोला गया है 250 रुपये इसकी रेट रहेगी। और ये एक समय में एक ही आदमी इस किट का यूज कर सकता है। और ये जो किट रहेगी दोस्तों, इसका आप यूज करके घर पर ही पता लगाने लग जाओगे। और ये माई लैब जो होगा, माई लैब मोबाइल एक ऐप के द्वारा, माई लैब मोबाइल ऐप के द्वारा इसमें यूज़ किया जाएगा। और ये माई लैब जो मोबाइल ऐप है, इसका काम जितना सा होगा कि इसका जो सॉल्यूशन रिपोर्ट आएगी आपकी, ये सॉल्यूशन रिपोर्ट जाएगी। जो सॉल्यूशन रिपोर्ट को इसमें आप नोट करोगे तो ये भारत के द्वारा जो अभी कोविड-19 की महामारी के तहत जो RT-PCR टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट भी दोस्तों दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो एंटीबॉडी होता है, एक एंटीजन होता है। तो ये एंटीजन टेस्टिंग करेंगे, क्या एंटीजन ये टेस्टिंग करने वाली है, एंटीजन की टेस्टिंग करने वाली है। और जो RT-PCR की मैं बात करता हूँ, जो एंटीबॉडी टेस्ट करता है, ठीक है, एंटीबॉडी जो टेस्ट करता है, इसी प्रकार के टेस्ट करते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी हॉस्पिटल वगैरह में जाकर टेस्टिंग होती है। लेकिन जैसे ही ये आएगा तो होम टेस्टिंग होने लग जाएगी, और होम टेस्टिंग होने लग जाएगी तो भारत सरकार को पता नहीं लगेगा ना कि कितने आदमी कोरोना महामारी से ग्रसित है और नहीं है, क्योंकि उनको भी तो आंकड़ों की ज़रूरत होगी। तो माई लैब जो ऐप रहेगा मोबाइल ऐप, इसमें आप सॉल्यूशन रिपोर्ट दर्ज करोगे और जैसे दर्ज करोगे तो ये रिपोर्ट चल जाएगी ICMR के पास, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के पास ये रिपोर्ट चली जाएगी। और इसमें जो सिस्टम रहेगा दोस्तों, वो कैसा सिस्टम रहेगा कि एक टेस्ट किट आएगी, उसको डालना है नाक के पास, ऐसे करके नाक के पास डालना है और नाक के पास डालकर जो टेस्ट किट होगी उसमें ये लगा देना है। उसमें लगा देने के बाद में आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, एक तो C और T ऐसे करके बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका जो आ जाता है T के पास डबल लाइन, ऐसे डबल लाइन आ जाती है, तो आप माने जाओगे कि आप पॉजिटिव हो, कोविड-19 पॉजिटिव हो, ठीक है। और जब कोविड-19 पॉजिटिव हो और इसकी हम क्षमता की बात करें, इफिशिएंसी की बात करते हैं, तो कंपनी के द्वारा दावा है कि ये 90% इफिशिएंसी मतलब सही बताएगी कि आप कोविड-19 महामारी से ग्रसित हो। लेकिन अगर आपका C आ जाता है तो आपका नेगेटिव रिपोर्ट है, T आ जाता है तो आपका T पे अगर डबल लाइन आ जाती है तो आप पॉजिटिव हो। और अगर माना जाता है तो 90% इसकी एफिशिएंसी मानी जाती है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं आगे, तो ये नाक से स्ट्रिप लेगी और स्ट्रिप यहाँ पे लगाएंगे, डालेंगे, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी 15 से 20 मिनट पर, जो कि आपकी होम टेस्टिंग रहने वाली है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। माई लैब पुणे के द्वारा ये बनाई जा रही है और लगभग इसकी कितनी डोज बना दी जाएगी, तो कंपनी का दावा किया गया है दोस्तों 1,25,00,000, लगभग 1,25,00,000, जो कि भारत के सभी मेडिकल स्टोर में अगले महीने में उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कि एक स्पीड वाली टेस्टिंग होगी। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ये है पुणे, ये मैंने आपको अभी हाल में बता दिया कैसे ये काम करने वाली है। RT-PCR एंटीबॉडी के लिए टेस्ट होता है, ये एंटीजन होता है। जो टेस्ट होता है वो RNA से DNA में जाता है। RNA आप जानते होंगे, DNA आप जानते होंगे, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन सारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। आज ये बात करते हैं, तो ये रहा आपको मैप के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। ये आपके सामने चित्र है, ये एक माई लैब इंडिया नाम से ये मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप में आपको डालना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस रजिस्ट्रेशन में आपको सॉल्यूशन रिपोर्ट डालनी होगी, जो कि ICMR के पास चली जाएगी। और आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये भारत सरकार के आंकड़ों में दर्ज हो जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में हॉस्पिटल में जाते हैं और आपका आंकड़ा दर्ज हो जाता है। और ये C लाइन है और ये T लाइन है, C लाइन है और ये T लाइन है। नेगेटिव रिजल्ट कैन बी रीड एज सुन एज 2 लाइन्स शो अप, और पॉजिटिव रिजल्ट कैन बी रीड अंटिल 5 मिनट तक, 5 से 7 मिनट में आपको ये बता देगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इनवैलिड माना जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया और अच्छी तरह से आप समझा दिया। तो ये दोस्तों आपको C लाइन पर, ये दोस्तों T लाइन पर, अगर आप पॉजिटिव हो तो ये से आ जाएगा T लाइन की बात कर लिया। आगे चलते हैं और बात करते हैं
ICMR की। ICMR क्या होता है? इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक है, इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो 1911 में हुई थी दोस्तों, 1911 में IRFA के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और बाद में 1949 में इसका नाम क्या रख दिया? ICMR इसका नाम रख दिया। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इसके सेक्रेटरी है बलराम भार्गव इसके सेक्रेटरी है। बलराम भार्गव इसके सेक्रेटरी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कोविशील्ड टेस्ट किट क्या है। तो क्या एक प्रेगनेंसी के लिए प्रगन न्यूज वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वैसे ये किट आपके पास उपलब्ध हो जाएगी मेडिकल स्टोर्स में अगले महीने तक, ये कंपनी का दावा किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा होगा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बात करते हैं, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये भीड़ हमेशा सही रास्ते में चल रही हो। तो भीड़ से अलग हटकर आपको रहना है और आपको नोट डाउन करते हुए अपने संघर्ष की कहानी लिख ली है, और संघर्ष की कहानी लिखकर माता पिता का आपको सपना पूरा करना है। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप निठल्ले होकर बैठे रहो। उम्मीद करता हूँ आप डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली पढ़ाई मेरे साथ सेशन में जुड़े रहते होंगे और शेयर करते होंगे और नोट डाउन करते होंगे। आपको रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा ये सेशन, जब आप नोट डाउन करके रखोगे हर चीज़ को, कैसे स्थापना हो रही है, किसने स्थापना की है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कौन क्या हो रहा है, देश दुनिया की पूरी खबरों को आप डिटेल में नोट करते रहोगे और रजिस्टर के बाद रजिस्टर बढ़ते जाओगे, उसी के बाद आपका सिलेक्शन निश्चित है, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 7 नंबर। अभी हाल ही में सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो सिक्किम की स्थापना दिवस के दिन सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? प्रीतमोहन सिंह मलिक के द्वारा। किसके द्वारा? प्रीतमोहन सिंह मलिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू, ठीक है, एंड अलायंस। जिस पुस्तक का नाम क्या है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस, जो कि प्रीतमोहन सिंह मलिक के द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है सिक्किम की स्थापना दिवस पर। सिक्किम के स्थापना दिवस पर ये लॉन्च की गई है, और ये लॉन्च की गई है प्रीतमोहन सिंह मलिक के द्वारा ये लिखी हुई है। अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, ये पहले मानव संसाधन मंत्री थे, जिनको कस्तूरीरंगन जो समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनको बना दिया था शिक्षा मंत्री। अभी हाल ही में इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला था। इनको कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक इनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनके न्यूक्लियोफॉर्म। ये न्यूक्लियोफॉर्म कौन है दोस्तों? तो न्यूक्लियोफॉर्म को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, कौन सा? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड इनको मिला है अभी हाल ही में। और उस अवार्ड का नाम क्या? व्हिटली। क्या नाम है? व्हिटली अवार्ड। कौन सा? व्हिटली अवार्ड इनको दिया गया है। किसको? न्यूक्लियोफॉर्म को। जो कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले नागालैंड के, और ये भारतीय मूल के जिनको पहली बार ये अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है? व्हिटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड माना जाता है। न्यूक्लियोफॉर्म को ये दिया गया है। और सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो सिक्किम की राजधानी है दोस्तों गंगटोक। ये सिक्किम की राजधानी है। और इसके जो बात करते हैं हम सीएम और गवर्नर की, तो प्रेम सिंह तमांग। कौन सीएम कौन है इनके? प्रेम सिंह तमांग क्या है? यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है दोस्तों? तो गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर है गंगा प्रसाद। कौन है गवर्नर? गंगा प्रसाद।
हमने बात कर ली है सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद, वो वाला गंगा नहीं कि जिस देश में गंगा रहता है, वो वाला गंगा नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये गंगा प्रसाद जी है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला हुआ है। प्रीत मोहन सिंह ने ये वाली पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि सिक्किम की स्थापना दिवस पर लिखी गई है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड इनको मिला है, किनको मिला है, नुक्लोफोम को व्हिटली अवार्ड इनको दिया गया है। आगे बात करते हैं और चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। यह है दोस्तों कौन, प्रीत मोहन सिंह मलिक, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये है दोस्तों सिक्किम का मैप, और इंडिया के मैप में सिक्किम की स्थिति आपको पता ही होगी कि सिक्किम कहाँ पर स्थित है। बताइए सिक्किम कहाँ पर स्थित है, इंडिया के मैप में सिक्किम की स्थिति कहाँ है, तो सिक्किम आपको दिखाई दे रहा होगा। सिक्किम के सिंगल के मैप की हम बात करते हैं तो सिक्किम का जो मैप है, इस सिक्किम के मैप में दोस्तों ये रहा सिक्किम का मैप, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये है दोस्तों सिक्किम, ये इसकी राजधानी है गंगटोक, ये यहाँ पर गंगटोक। इसके हम बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर किस से सटा हुआ है, तो इसका बॉर्डर जो यहाँ पर है नेपाल से सटा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर ये भूटान से सटा हुआ है, इधर ये नेपाल, इधर ये नेपाल, ये दोस्तों भूटान, और हम ऊपर चलते हैं तो ये दोस्तों इधर है चाइना, ये है चाइना। इधर है दोस्तों ये नीचे की तरफ इससे सटा नहीं है, बांग्लादेश है। ये सिक्किम की मैंने आपसे बात कर ली, ये नेपाल, ये चाइना और ये भूटान, और इसकी राजधानी गंगटोक, और ये सिक्किम है, नॉर्थ सिक्किम का ये हिस्सा मैंने आपको दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है यहाँ के प्रेम सिंह तमांग जो कि सीएम है। ये प्रेम सिंह तमांग है जो यहाँ के सीएम है, और ये है दोस्तों गवर्नर जो ये गंगा प्रसाद, ये क्या है, यहाँ के राज्यपाल है, ये यहाँ के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है दोस्तों, तो ये राज्यपाल है कहाँ के, सिक्किम के। आगे इसी सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का। 8वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो 8वें नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी हाल ही में होमोफोबिया, कौन सा दोस्तों, होमोफोबिया एंड, अभी हाल ही में होमोफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। किसके खिलाफ, होमोफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब, 17 मई को। 17 मई को किसके खिलाफ, होमोफोबिया और एंड बिफोबिया इसके खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि मनाया जाता है कब, 17 मई को। दिवस की बात आई तो मैं आपके साथ चर्चा वही दिवस की बात करूंगा और आपका रिवीजन फिर से कराने वाला हूं। उसके पहले देखते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया। होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया ये मनाया जाता है दोस्तों 17 मई को, और अगला ये प्रत्येक साल मनाया जाएगा, नेक्स्ट टाइम मनाया जाएगा 17 मई 2022 को, ये एनुअल मनाया जाता है। ये रहा इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट होमोफोबिया, बायोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आगे हम बात करेंगे और बात करने वाले हैं आज हमारे वापस डेज की, जिनका आप रिवीजन डेली करते रहिए, दीवार में नोट करके छाप लीजिएगा। आपको दीवार में सुबह उठते ही डेज और इनका दृश्य दिखाई दे। आपका जुनून इतना होना चाहिए कि बिल्कुल डेज को भूलना नहीं है, इतना कंठस्थ याद कर रख लेना है कि हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। जो भी डे का नाम आया फट से जवाब देना है और बताते जाए, मेरे साथ आंसर देते जाए कमेंट बॉक्स में। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 3 मई को वर्ल्ड लोफर डे एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, है ना, इंटरनेशनल प्राइज फाइटर डे 4 मई को। और आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, मदर्स डे 10 मई को। आगे बात करते हैं वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को। 12 मई को कौन सा मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब मनाया जाता है, 15 मई को। 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। कब मनाया जाता है, 17 मई को। तो आपको ये मई की जो दिवस है इनकी मैं चर्चा हर दिन जब भी डे का क्वेश्चन आता है उनके साथ लेकर आता रहता हूँ। 17 मई को ये मनाया जाता है। आगे बात करते हैं डेज के ही सेशन में, तो डेज की बात करते हैं हम। तो डेज में ये विश्व दूरसंचार दिवस
दिवस मैंने अभी हाल ही में बताया आपको कब मनाया जाता है, 17 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस के लिए मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आपको नोट करके रख लेना है, दीवार पे इसको चिपका देना है। हम बात करेंगे यार, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो जिसकी मैंने बात कर ली 17 मई को ये मनाया जाता है। और ये कब से मनाने लगे हैं इसको, तो 17 मई 1990 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से इसको हटा दिया गया था। ये मनाने लग गए थे। ये पहली बार 2005 में देखा गया था। कौन सा, होमोफोबिया, ये सारी चीज़ें। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे लुइस जॉन टीन, जो होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और विफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संस्थापक थे। क्या नाम था इनका नाम था दोस्तों, तो लुइस जॉर्ज टीन होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और विफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संस्थापक थे। ये पहली बार 2005 में दिखाई दिया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और बात करते हैं इसकी, तो ये क्वेश्चन 9 नंबर का। हाल ही में पीएम मोदी ने डीएपी, जो डीएपी खाद होता है दोस्तों, खेती के लिए यूज़ किया जाता है, और जो डीएपी उर्वरक के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर कितनी कर दी, 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी, तो ये कर दी 1200 रुपये प्रति बैग करने का ये फैसला किया है, जो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो 500 रुपये की बैग से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिए, तो ये कितने प्रतिशत लगभग वृद्धि है, तो ये वृद्धि है दोस्तों 140%। 140% ये सब्सिडी है। सब्सिडी मतलब छूट दी जाती है। जैसे आपको पता तो होगा, ऐसे तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन था, उसके तहत गैस का जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन था, गैस उपलब्ध कराए जा रहे थे, और गैस बढ़ाने पर आपको सब्सिडी दी जा रही थी, जो घटकर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गई। और अभी हाल में मोदी जी की कैबिनेट में ये बैठक में ये फैसला लिया गया है कि उर्वरक जो है, खेती के लिए जो उर्वरक यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, तो वो उर्वरक के रूप में 500 रुपये जो प्रति बैग सब्सिडी थी, उसको अभी हाल में कितना कर दिया, 1200 कर दिया, जो कि 140% हो चुका है, हो चुका है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये खाद डीएपी खाद का ये स्टोर है। आगे बात करेंगे, तो ये 19 मई 2021 को भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 1200 रुपये प्रति बैग कर दिया है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में जो सब्सिडी दी जा रही थी दोस्तों, वो दी जा रही थी पहले 80,000 करोड़ रुपए की। कितने दी जा रही थी दोस्तों, 80,000 करोड़ रुपए कर्ज किए जा रहे थे, लेकिन इसमें बढ़ोतरी कर दी, तो 14,775 रुपये इसमें इंक्रीज कर दिए। मतलब इसके अलावा भी ये अतिरिक्त खर्च करेगी सब्सिडी के रूप में। 500 रुपये प्रति बैग दिया जाता था, अब दिया जाएगा 1200 रुपये प्रति बैग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कोई सा भी एग्जाम होगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में भारत में कितने यूनेस्को विरासत स्थल जोड़े गए हैं। तो दोस्तों अभी हाल में यूनेस्को के विरासत, तो यूनेस्को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यूनेस्को कल्चरल डिपार्टमेंट है, यूनेस्को हेरिटेज है। इसमें अभी हाल में भारत के कितने 6 स्थल जोड़े गए थे। 6 स्थलों का सिलेक्शन हुआ है, 6 स्थल जोड़े गए की घोषणा हो चुकी है। लेकिन जो भारत के द्वारा लिस्ट भेजी गई थी, वो 9 स्थलों की लिस्ट थी, लगभग 9 स्थलों की है लिस्ट थी। मैं इसको कंफर्म कर लूँगा एक बार, 9 स्थलों की लिस्ट थी। और भारत के द्वारा 6 स्थल जो कि इसमें जोड़े गए हैं यूनेस्को विरासत में। और जो भारत के कल्चरल डिपार्टमेंट के जो मंत्री है, उन मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा बताया गया है, इनका ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। और ये बोला गया है इनके द्वारा कि भारत के, ये देखिए आप, ये बात ये चीज़ देखिए आप, इनका है प्रहलाद सिंह पटेल का ये ट्वीट है, जो ये दिखाई दे रही है, इनकी भी मैं चित्र लेकर आया हूँ आपके सामने। इस वर्ष मिनिस्टर ऑफ कल्चरल के
यशस्वी संगठन ने यूनेस्को को विश्व धरोहर की संभावित सूची में 9 स्थान भेजे थे। कितने भेजे थे मैंने बताया, 9 स्थान भेजे थे, जिसमें से 6 स्थानों को स्वीकृति मिली है। और इसमें मां नर्मदा जी का सुहाना बेड़ा घाट, जो कि आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। कौन? बेड़ा घाट, बेड़ा घाट, जो कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे पर है। 6 स्थानों को स्वीकृति मिली है, जिसमें मां नर्मदा जी का सुहाना बेड़ा घाट भी शामिल हुआ है। और इन्होंने दिए बधाई। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के ये मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। संस्कृति मंत्रालय 2021 की ये उपलब्धि है, जिसको ये बेड़ा घाट नर्मदा नदी का जो जबलपुर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में चयन हो गया है। इसके अलावा ये बात करते हैं तो ये देखो, विश्व धरोहर स्थल बनारस के गंगा घाट और नर्मदा का बेड़ा घाट शामिल है। इसके अलावा कांचीपुरम के मंदिर को भी इसमें जगह मिली है। और ये ऑफ इंडिया स्टाफ का 20 मई 2021 का न्यूज़ है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कटिंग लेकर। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत इस सेशन के लिए करनी पड़ती है, जगह जगह से न्यूज़ जुटानी पड़ती है। आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे ट्विटर हैंडल और ये आपके लिए न्यूज़ चैनल, इसके से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ और आपको बताना दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रहलाद सिंह पटेल है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि 9 जगह का 9 स्थलों की सूची हमारे द्वारा भेजी गई थी, जिसमें यूनेस्को हेरिटेज में अभी हाल में 6 को जोड़ा गया है। और भारत की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें। तो ये रहा दोस्तों यूनेस्को हेरिटेज, ठीक है। ये जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है। इसकी मैंने बात कर लूँ तो ये 16 नवंबर 1972 को स्थापना, इसकी लोकेशन है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसकी क्या है दोस्तों? लोकेशन है। इफेक्ट हुआ था ये, मतलब प्रभाव में आया था 17 दिसंबर 1975 को ये प्रभाव में आया था। इसमें कौन कौन से 193 देश शामिल है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं और बात करेंगे, आगे चलेंगे हम दोस्तों इसी क्वेश्चन में। थोड़ा सा ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में उन सब चीज़ों को दिखाया गया है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। और आपको पता है कि पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान का पिंक सिटी जयपुर भी इसमें शामिल हो चुका है, आपको ये पता होगा। आगे हम बात करते हैं और बात करते हैं, ये हैं दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल, जो कल्चर टूरिज्म के मिनिस्टर है। प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ये जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से। और इन्होंने घोषणा की है, ये सारी चीज़ें हुई है कि 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो क्वेश्चन है दोस्तों 11वें नंबर का, कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी जो केबल का निर्माण करने वाली है? और जो ये केबल प्रणाली का निर्माण कर रहा है, तो ये कर रहा है दोस्तों रिलायंस जियो। कौन कर रहा है? रिलायंस जियो, जो कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2024 तक इसका अपन क्या करने लग जाएंगे? यूज करने लग जाएंगे। और इसकी बात करते हैं, जो केबल होगी इसकी कैपेसिटी की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी कैपेसिटी है 200 टेराबाइट पर सेकंड। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 200 टेराबाइट, तो 200 टेराबाइट पर सेकेंड। तो जो ये पनडुब्बी केबल प्रणाली ये कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है दोस्तों रिलायंस जियो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण ये कर रहा है। इसकी मैंने आपको कैपेसिटी भी बता दी। और ये केबल होगी दोस्तों ऐसे, आपको सांप की तरह नज़र आ रहा होगा, ये केबल ऐसे होगी जो मैंने आपको बता दिया। और टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो की ये क्यों बात कर रहे हैं कि जो डेटा की मांग को पूरा करने के लिए, और ये वैश्विक भागीदारी और पनडुब्बी केबल जो ये उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में बात करते हैं दोस्तों, ये इसकी उच्च क्षमता और उच्च प्रणाली हुई है, जिसके बारे में चर्चा की। 16,000 किलोमीटर से अधिक की क्षमता के साथ 200 TBS मतलब टेराबाइट प्रति सेकंड, TBS इसकी अधिक ये क्षमता इसकी रहेगी। ये 2024 की शुरुआत में सेवा के लिए उम्मीद होने की संभावना है कि सेवा के लिए आ जाएगी। कब? 2024
2024 तक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वें नंबर का, और 12वें नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों ऐसे उदास होकर ना बैठिए, आप शेयर करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और सेशन पसंद आ रहा होगा। आपको वही चीज़ें मैं कंटेंट में लेकर आता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। ठीक है, ख्वाहिश भले छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपका दिल जिद्दी होना चाहिए, जो कि आप एक मिनट में आप अपनी ज़िंदगी का टारगेट नहीं बदल सकते, लेकिन 1 मिनट में किया गया आपका फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो आप मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। आपकी मेहनत और सफलता ही आपका माता पिता का सपना है, और आपके माता पिता घर पर बैठे बैठे सपने देखते रहते हैं कि मेरा बेटा किसी न किसी दिन अच्छे मुकाम पर पहुँचेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। तो आपको बिल्कुल माता पिता के सपनों को देखना है, खुद को संघर्ष करना है, मेहनत करना है दोस्तों। जिसका नाम होगा उसी का काम होगा, जिसका काम होगा उसी का नाम होगा। आपको पता है कि इस चीज़ में पढ़ाई के मामले में आपसे कोई बंटवारा नहीं कर सकता। पढ़ाई आपका ऐसा स्टोर है, ऐसा स्टोर बन गया है आपके दिमाग का जिसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी सुहावनी हो जाएगी और आपकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वें नंबर की बात करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल में स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है, कौन सी स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 25 जून 2015 से। कब स्टार्ट हुई थी? 25 जून 2015 से स्टार्ट हुई थी। और अभी हाल में स्मार्ट सिटी का लॉन्च किया गया है, और इसका लॉन्च किया गया है तो ये बताया गया है, इसकी सूची आई हुई है। और इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों किसको? झारखंड को। किसको प्राप्त हुआ है पहला स्थान? झारखंड को। और दूसरा स्थान हुआ है राजस्थान को। किसको स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा झारखंड को, पहला झारखंड को, दूसरा राजस्थान को। किसमें? स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं में। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी स्मार्ट सिटी की। तो ये 25 जून 2015 से ये लागू की गई थी, स्टार्ट किया गया था। और जो स्टार्ट की गई थी तो पहला सिटी कौन सा था? पहला सिटी था दोस्तों भुवनेश्वर। कौन सा था पहला सिटी? पहला सिटी था दोस्तों स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। कहाँ का? उड़ीसा का। और उड़ीसा की हम बात करते हैं तो उड़ीसा में सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी का स्टेडियम आपको पता ही होगा। हॉकी का स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? राउरकेला उड़ीसा में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में कौन सा है? झारखंड में दोस्तों झारखंड में है दोस्तों हॉकी का फुटबॉल का। किसका? फुटबॉल का। और फुटबॉल का जो है ये फुटबॉल का कहाँ है? ये हॉकी का तो 2 सिटी है, भुवनेश्वर और भुवनेश्वर की हम बात कर लिए। हॉकी का जो स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा में है। और भुवनेश्वर की हम बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि बना हुआ है किसके लिए? फुटबॉल के लिए। बिरसा मुंडा स्टेडियम फुटबॉल के लिए कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो कि बना हुआ है भुवनेश्वर में। ये मैंने बात कर ली झारखंड की जो स्मार्ट सिटी में है। ये दूसरा स्थान राजस्थान को मिला है। और डिस्ट्रिक्ट शहर की हम बात करते हैं इसी में। तो शहर में पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला है दोस्तों भोपाल को। किसमें? स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी में राज्य की बात करते हैं तो झारखंड, दूसरा है राजस्थान। शहर की बात करते हैं तो भोपाल को ये जगह मिली है। शीर्ष स्थान में देश का झारखंड रहा है। ये झारखंड की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। आगे चलते हैं, झारखंड में ही बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि पलामू टाइगर रिजर्व, बेतालू नेशनल पार्क और जो पंचेट बांध है दामोदर नदी पर, ये सब बने हुए हैं। झारखंड की राजधानी आपको पता होगी। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची। ये झारखंड का मैप है और झारखंड ये रहा दोस्तों। झारखंड का मैं आपको मैप के द्वारा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। झारखंड की सीमा है दोस्तों, ये रहा झारखंड। ये है दोस्तों झारखंड, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, ये बिहार, ये छत्तीसगढ़ इसकी सीमा में, इधर ये उत्तर प्रदेश और ये इधर है उड़ीसा, ठीक है। ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये है डिस्ट्रिक्ट मैप किसका? झारखंड का सिंगल मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं सीएम और गवर्नर की। तो आपको पता है झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, जो कहाँ के हैं?
झारखंड की क्या है, सीएम है दोस्तों। और द्रौपदी मुर्मू जो वहाँ की राज्यपाल है, द्रौपदी मुर्मू जो कि वहाँ की राज्यपाल है, द्रौपदी मुर्मू ये वहाँ की राज्यपाल है। ये मैडम द्रौपदी मुर्मू है। हेमंत सोरेन है जो वहाँ के सीएम है और राज्यपाल की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और मेरे साथ आप बने रहिएगा। झारखंड ने स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत झारखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है और केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 36 राज्यों के 100 शहरों में स्मार्ट सिटी की प्रगति के आधार पर भारत की ताज़ा रैंकिंग में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर राजस्थान को और तीसरे नंबर पर दोस्तों आंध्र प्रदेश रहा है। दूसरे में राजस्थान और तीसरे में आंध्र प्रदेश रहा है। और दिल्ली की बात करते हैं 11वें और बिहार 27वें नंबर पर स्थान में रहा है। और रांची भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहर में से एक है। और पहला शहर कौन सा है, तो वो है दोस्तों भोपाल। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 13वें नंबर का। 13वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, और ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का सिफारिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद प्रयागराज आपने नाम सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। किसने, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने। तो ये सिफारिश की है दोस्तों जस्टिस संजय यादव की। किसकी, जस्टिस संजय यादव की ये सिफारिश की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में लगाने की। और ये जो संजय यादव थे ये 2007 में, कब दोस्तों, 2007 में ये एमपी हाई कोर्ट में क्या रहे हैं, एमपी हाई कोर्ट में ये रहे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। किसमें, मुख्य न्यायाधीश के ये पद पर थे, के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे संजय यादव, जस्टिस संजय यादव 2007 में ये रहे मुख्य न्यायाधीश एमपी के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आगे बात करते हैं इसी में, तो जो संजय यादव है, और आपको मैं पूछ लूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, इसका जवाब दे पाओगे? नहीं दोस्तों, अभी तक भारत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। जबकि हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश की बात करते हैं। पहले महिला जो प्रथम न्यायाधीश थी, और प्रथम न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, तो प्रथम न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ये कौन थी, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी, पहली महिला न्यायाधीश थी। और तेलंगाना की हम बात करते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है, तो तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन बनी है दोस्तों, तो ये बनी है अभी हाल ही में पिछले वर्ष हिमा कोहली जो कि प्रथम महिला न्यायाधीश है। कहाँ की, तो ये न्यायाधीश है दोस्तों तेलंगाना की। यह बात कर ली मैंने आपको संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की घोषणा की है, सिफारिश की है। ये है दोस्तों जस्टिस संजय यादव जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये दिखाई दे रहा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपको दोनों चित्र अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं ये प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का मैप है, ये मैंने आपको दिखा दिया, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, जस्टिस संजय यादव इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 14वें नंबर का, और जो क्वेश्चन है हमारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है दोस्तों कर्नाटक को। किसको मिला है, ये स्थान मिला है
कर्नाटक को। और आगे चलते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कर्नाटक की। तो आयुष्मान जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत क्या किया जा रहा है, इसके तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है और 10 करोड़ जरूरतमंद परिवार इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, इसमें कैशलेस जो सुविधा उपलब्ध है आयुष्मान भारत योजना के तहत और 50 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा हुआ, ये कहना है मोदी जी के द्वारा, मोदी जी सरकार के द्वारा, जिसमें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष क्या दिया जाएगा, मुफ्त इलाज दिया जाएगा किसी भी परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत। ये रहा दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक का ये रहा बेंगलोर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कर्नाटक का मैप, और भारत के मैप में ये रहा दोस्तों कर्नाटक की स्थिति। आगे चलते हैं, और केंद्र ने लगभग 2223 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड कर लिया है, जबकि इनका लक्ष्य कितना था, 2223 तक जो केंद्र ने स्थापित करने का फैसला रखा था। और जो कर्नाटक राज्य है इसने कितना कर लिया है, 3300 केंद्रों को अपग्रेड कर लिया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और कर्नाटक 2021 में ही पहले स्थान पर आ चुका है। आगे है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भागेगा नहीं, एक सेकेंड, हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है 15वें नंबर का, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं और आने वाले एग्जाम के लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप एक काम कर लीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा करंट अफेयर्स के बाद के जैसे सेशन खत्म होता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा ये आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये रहने वाला है, जिसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, किस भारतीय को 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार के विजेताओं में से एक घोषित किया गया है? कौन सा मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार के तहत ये दिया गया है? इसमें ऑप्शन है शंकर बाला सुब्रमण्यम, प्रीत मोहन सिंह मलिक और नुक्लू फॉर्म या फिर शक्तिकांत अग्रवाल, ये इसके ऑप्शन है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और अच्छे से समझाना है कि किसको दिया गया है, कब दिया जाता है, क्यों दिया गया है, सारी चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में नोट कर देनी है। मैं आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा और जो अच्छा जवाब देगा उसका नाम मैं कर लूँगा, बताऊँगा आपको कि जिसने ये जवाब दिया है अच्छे से डिटेल और होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर उसका यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आऊँगा और आपको बताया जाएगा। और ये दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सेशन खत्म होने के बाद में जवाब देना है, ऐसा नहीं कि भैया आप दे दो सेशन चलता रहे और आपका कमेंट बॉक्स में गायब हो जाए। सेशन खत्म होने के बाद आपको सेशन में जाना है, सेशन में जाकर आपको कमेंट कर देना है और बताना है कि सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर दबाकर करना है दोस्तों सेशन को, और जितने आदमी तक आप पहुंचा सकते हो, जितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो इस सेशन को देखने के लिए, तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप भेज सकते हो इसका लिंक। और जो भी आप घर वाले हैं उनको भी बता सकते हो कि हमारे विकास सर अच्छा पढ़ाते हैं। और कोई भी आप समस्या है, आपको मेरे से लगता है कि कोई भी ऐसी समस्या आ रही है बोलने में, बतलाने में, प्रॉब्लम कंटेंट में या किसी भी चीज़ में, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका जवाब मैं लेने के लिए रहूँगा और इसके बाद आपकी सभी समस्याओं को जल्दी दूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको रोज़ पसंद आता होगा। नोट डाउन करते रहिएगा, आप नोट डाउन करोगे तो आपको रिवीजन अच्छे खासा होता रहेगा। सही समय कभी नहीं आता दोस्तों, सही समय लाना पड़ता है और सही समय तभी आ सकता है जब हम अच्छी खासी मेहनत करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, खुश रहो, बड़ों को प्यार दे, छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें दोस्तों, कोई भी महिला आपके साथ रहने में सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद, लव यू ऑल।